नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ जम्मू। आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे कि अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो आगे आपको क्या करना है, क्या होता है ये ट्यूबल ब्लॉक और इनफर्टिलिटी के किन कारण में ये किस तरीके से आपको कंसीव करने में डिफिकल्टी डालता है। उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, मास्क डाल रहे होंगे, अपने हाथों को साबुन पानी से या सैनिटाइजर से वॉश करके सारे काम कर रहे होंगे और जो प्रिकॉशंस हमने पहले 1 साल लिए हैं उनको अभी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। कोरोना की थोड़ी सी वायरस के उसमें हमारे पेशेंट्स की कमी आई है, लेकिन वायरस अभी भी उतना ही प्रबल है और अभी भी हमारे वातावरण में है, तो इसलिए सारी सावधानियों को बरतना जरूरी है। कोविड का जो वैक्सीन आया है, जो लोग एलिजिबल हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, वो सब अपनी वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि वो खुद भी अपने आप को सुरक्षित करें और उनको काम करने में भी आगे पर प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आए। आज जो श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं वो है ट्यूबल ब्लॉक। क्या होता है ट्यूबल ब्लॉक, होता क्या है ट्यूब्स, और फर्टिलिटी में इसका क्या रोल होता है। अगर बात करें ट्यूब्स, हर एक फीमेल को 2 ट्यूब्स जन्म से होती हैं। इन ट्यूब्स में अल्टीमेटली स्पर्म आता है वजाइना से और एग्स आते हैं ओवरी से। ट्यूब्स में एग और स्पर्म का मिलन होता है, बच्चे की फॉर्मेशन होती है। 3 दिन बच्चा यहाँ पर रहता है और फिर यहाँ से 5वें दिन गर्भाशय यानी कि यूट्रस में जाता है, जहां पर 9 महीने बच्चा पल के फिर आपके पास बाहर आता है। तो होता क्या है ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। हमें 2 ट्यूबें दी गई हैं। अगर ये ट्यूबें ब्लॉक हैं, 2 जगह पे ये ट्यूबें खुलती हैं, एक बच्चेदानी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और एक जो अब्डोमेन यानी कि पेट के अंदर खुलती है उसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट। इस टोटल लेंथ ट्यूब की 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इन दोनों जगह अगर ब्लॉक हो, अगर प्रॉक्सिमल यानी कि बच्चेदानी वाली साइड का ब्लॉक हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक। अगर वहां पर ब्लॉक हो तो स्पर्म ट्रैवल करके ट्यूब में नहीं आ पाएगा। और दूसरा होता है डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक। डिस्टल यानी कि ट्यूब का वो भाग जो बच्चेदानी की पेट में आपके एब्डोमेन में खुलता है, यहाँ से जो एग बनता है ओवरी में उसको पिक करा जाता है। तो अगर इस लेवल का ब्लॉक हो तो एग को ओवरी से पिक नहीं किया जाता है और स्पर्म और एग का मिलन नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से क्या कारण हो सकते हैं आपको, अगर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको ट्यूबल ब्लॉक है। अगर आपको हिस्ट्री है कि आपको सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है, इंडिया में आज भी लोग ऐसी जगहों से अबॉर्शन कराते हैं जहाँ पर स्टरलाइजेशन वगैरह मेंटेन नहीं की जाती है। खराब इंस्ट्रूमेंट्स के कारण लोगों की ट्यूबें और बच्चेदानी खराब हो जाती हैं और ट्यूबें ब्लॉक हो जाती हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि पीआईडी आज भी बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। अगर आपको एक बार पीआईडी हुआ है तो आपको ट्यूब डैमेज का खतरा 10 से 15% होता है। यही अगर 2 बार आपको पीआईडी हो जाता है तो खतरा बढ़ के 25 से 30% आपकी ट्यूबल डैमेज का होता है। और अगर आपको लाइफ टाइम में 3 बार पीआईडी यानी कि इन्फेक्शन हो गई है तो 50 से 75% लोगों में ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है। पीआईडी के क्या सिम्टम्स होते हैं? लोअर पेट में, हल्के पेट में दर्द का रहना, बार बार डिस्चार्ज का होना, फीवर आना, ये सब इंडिकेट करता है कि आपकी ट्यूबों में डैमेज हो सकता है। अगर इसके साथ साथ अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, कभी आपकी ट्यूबों में कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, अपेंडिक्स वगैरह कभी रप्चर आपका हो रखा है, अगर आपको आंतों की टीबी हो रखी है या बच्चेदानी वगैरह की टीबी हो रखी है, एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है जिसमें आपकी बच्चेदानी में माहवारी के समय ब्लड आता है, या आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वगैरह हो रखी है, ऐसे केस में आपको ट्यूब में एडिशंस बन जाते हैं, ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है, या आपका बिल्कुल भी दोनों साइड से ट्यूबें बंद हो जाती हैं। आज भी अगर ट्यूबल ब्लॉक को माने तो इंडिया में आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मेन कारण कराने का रीजन ट्यूबल ब्लॉक है, यानी कि ट्यूबें दोनों साइड से बंद है और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अगर पूरे स्टैट्स की माने तो अगर हम इनफर्टिलिटी के कपल्स लेते हैं, उसमें अगर मेल और फीमेल दोनों को जांच करें, 30% से 35% लोगों को ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है। और अगर सिर्फ औरत में देखा जाए तो 40 से 45% कारणों का कारण, बच्चा ना होने का कारण ट्यूब्स होती हैं। तो ट्यूब्स जानिए कि एक पूरी तरीके से एक फर्टिलाइजेशन का एक आधार है। अगर आपका ट्यूबें ब्लॉक हैं तो फर्टिलाइजेशन आपको नहीं हो पा रही है। ये तो हुआ कि क्या कारण है और किन किन कारणों से आपको, क्या लक्षण है जिनसे आपको पता चल सकता है कि शायद आपकी ट्यूबें ब्लॉक हैं।
आमूमन लोगों को तब पता चलता है कि उनकी ट्यूबर ब्लॉक है जब इनफर्टिलिटी के लिए उनकी जांच की जाती है और डॉक्टर आपकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग HSG हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी करवाते हैं, उसमें हम लोग डाई डाल के चेक करते हैं कि ट्यूबें खुली हैं या नहीं है। तो किन किन तरीकों से हम लोग जांच कर सकते हैं ट्यूबल ब्लॉक को? सबसे पहले फोरमोस्ट इन्वेस्टिगेशन जो मानी जाती है इनफर्टिलिटी की, वो आज भी HSG यानी कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट माना जाता है। इसकी सेंसिटिविटी 60 से 67% होती है और अगर ट्यूबें इसमें खुली पाई जाती हैं तो लेस देन 5% लोगों में ही ये ब्लॉक होती हैं। यानी कि अगर HSG कहता है कि ट्यूब खुली है तो ये 95% लोगों में खुली ही होंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर HSG कहता है कि ट्यूबल ब्लॉक है तो 60% लोगों में लैप्रोस्कोपी के दौरान ये खुली मिली जाएगी। तो HSG एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन इनिशियल होता है। ये सिंपल होता है, आप इसको ओपीडी बेसिस पे करवा सकते हैं। माहवारी खत्म होने के 2 से 3 दिन बाद किया जाता है। एक डाई डाल के लेस इन्वेजिव प्रोसीजर से कर सकता है, बहुत कॉस्टली नहीं है, थोड़ा पेनफुल होता है बट इतना भी पेन नहीं होता है। पेन किलर्स वगैरह लेके आपको इससे आराम आ जाता है। HSG से पहले हम 2 दिन पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं जो पोस्ट HSG भी कम लेनी होती है। अब HSG के अलावा ट्यूबल पेटेंसी हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उससे चेक कर सकते हैं। हाइकोसी यानी कि हम लोग HSG की जगह अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी ट्यूब्स की पेटेंसी देख सकते हैं। अब बात करते हैं HSG की। HSG का क्या फायदा है और क्या नुकसान है? HSG सिंपल है, एक्सपेंसिव नहीं है, ओपीडी प्रोसीजर है और ट्यूब का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें इससे समझ में आता है। और बच्चेदानी में कोई खराबी है, जैसे कि कई बार बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस होता है, कई बार सेप्टेट यूट्रस होता है, तो आर्किटेक्चर ऑफ यूट्रस भी हमें इससे पता चलता है। ट्यूबरक्लोसिस में बीडी ट्यूब्स नजर आती हैं, वो भी हमें इससे पता चलती हैं। बट इसका एक ही प्रॉब्लम है कि इससे कई बार हम लोगों को पता चलता है कि ट्यूबें ब्लॉक हैं, जो कि असल में होती नहीं है। इसका एक बहुत मेजर रीजन ये होता है कि जब बहुत HSG के दौरान पेन होती है तो कॉर्नुअल स्पाज्म में चला जाता है और हमें गलत प्रॉक्सिमल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन दिखाता है। सो नुकसान क्या है HSG के? पेन के अलावा HSG हमेशा बहुत डायग्नोस्टिक नहीं होता है। कई बार कॉन्ट्रास्ट जो यूज किया जाता है उससे लोगों को बहुत सीवियर एलर्जी होती है, जो कि लेस देन 2% लोगों को होती है, बट एक पॉसिबिलिटी जरूर होती है। और कई बार ऐसा होता है कि HSG कोई और करता है और उसकी रिपोर्टिंग कोई और करता है और आपको ट्रीट कोई और करता है। बेस्ट तो यही होता है जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वो आपका HSG करे या कम से कम उन फिल्म्स को रीड करे जो आपकी HSG के थ्रू आई हैं। ये हुआ HSG, जो बेसिक सिंपल हम लोगों का फर्स्ट टेस्ट होता है। सेकेंड थिंग होती है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं कि ट्यूबें खुली हैं कि नहीं। उसमें हम लोग सलाइन डालते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि सलाइन हमें पता नहीं चलता है अगर ब्लॉक है कि किस साइड का ब्लॉक है। सलाइन डाल के हम लोग चेक करते हैं दोनों साइड की ट्यूब खुली हैं या नहीं खुली हैं। इसको सोनोसैल्पिंगोग्राफी यानी कि सलाइन डाल के अल्ट्रासाउंड द्वारा किया गया टेस्ट होता है। इसकी सेंसिटिविटी हिस्ट्रोस्कोपी के बराबर होती है और पॉलिप वगैरह इसमें ज्यादा या फाइब्रॉइड्स वगैरह अच्छे से दिखते हैं। तीसरा टेस्ट और गोल्ड टेस्ट जिसको हम लोग मानते हैं वो होता है लैप्रोस्कोपी। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब अगर लैप्रोस्कोपी कहता है ट्यूबें खुली हैं तो वो खुली होती हैं, और अगर लैप्रोस्कोपी में ब्लॉक आता है तो इसका मतलब ब्लॉक होता है। अब लैप्रोस्कोपी के क्या एडवांटेजेस होते हैं? लैप्रोस्कोपी में अगर हमें कोई और बीमारी भी हो, जैसे एंडोमेट्रोसिस है, वो भी हम साथ में साथ देख के और साथ ही साथ करेक्शन भी कर सकते हैं। यानी कि अगर ट्यूबल में ब्लॉक है, कोई एडिशंस है, तो हम उसको वहीं पर करेक्ट करके पेशेंट को नॉर्मल नेचुरल ट्राई करने के लिए बता सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज है, ये एक प्रोसीजर है, एनेस्थीसिया के अंदर होता है, इसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है, और अगर हम साथ में हिस्ट्रोस्कोपी ना करें तो हम लोग अच्छी तरीके से यूट्रस का इंटरनल स्ट्रक्चर HSG के थ्रू, लैप्रोस्कोपी के थ्रू नहीं देख सकते हैं। 60% लोगों में जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक आता है HSG में, वो हम जब लैप्रोस्कोपी की तरह चेक करते हैं तो नहीं पाया जाता है। तो लैप्रोस्कोपी थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक यानी कि चेक करना और साथ ही साथ पेशेंट का इलाज करना एक साथ कर देता है। एक और टेस्ट होता है क्लमाइडिया एंटीबॉडीज टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि हाँ, शायद पहले कभी इन्फेक्शन रही होगी। अभी इतना ज्यादा हम लोग इस टेस्ट को नहीं करते हैं क्योंकि मोस्टली अभी भी इंडिया में लैप्रोस्कोपी बहुत कॉमन है और लैप्रोस्कोपी गवर्नमेंट सेटअप में लोग करवा लेते हैं। ये तो हुआ कि क्या होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक, डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक, क्या होता है लैप्रोस्कोपी, क्या होता है HSG। अब अगर ब्लॉक ट्यूब आ गई है तो आपको क्या करना है?
ब्लॉक ट्यूब होने के बाद अब आपको अपने लिए ऑप्शंस देखने हैं। दो चीजें आप करवा सकते हैं। एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव ट्यूबल सर्जरी, यानी कि हम ट्यूब्स का वापस से रिकंस्ट्रक्शन करें। दूसरी चीज होती है आईवीएफ। पहले आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत कम होता था, 10 से 20% सक्सेस आता था। तब इतना लोग आईवीएफ नहीं करवाते थे। अब ब्लास्टोसिस्ट और लेजर के साथ ये सक्सेस रेट बढ़ के 70, 70, 75% तक हो गया है। तो आईवीएफ एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए अगर आपको बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक है, यानी कि प्रॉक्सिमल भी है, डिस्टल भी है, बहुत सीवियर ट्यूबल डैमेज है, आपको बायलैटरल एक्टोपिक की हिस्ट्री है, मदर की एज काफी ज्यादा हो गई है और आप सिर्फ एक चाइल्ड डिजायर कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा नहीं है और आपको एक ऐसा तकनीक चूज करनी है जिसका सक्सेस भी एट पार हो नॉर्मल माइक्रो सर्जरी के लिए। आज से आई थिंक 10 या 20 ईयर्स पहले माइक्रो सर्जरी बहुत बड़ा फोर्टे माना जाता था और लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स वगैरह के साथ या सिंपल लेप्रोटमी के द्वारा भी ट्यूबों को खोला जाता था। अगर खोलने की बात करें या माइक्रो सर्जरी की बात करें, माइक्रो सर्जरी का सक्सेस डिपेंड करता है फीमेल की एज क्या है, किस कारण से उसको ट्यूबल फर्टिलिटी है, उसका ओवेरियन रिजर्व कितना है, उससे पहले उसके कितने बच्चे हैं, उसका क्या डिजायर है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, और जो डॉक्टर कर रहा है उसका कितना एक्सपर्टीज है। जिस तरीके से पहले कहते हैं ना, जो सबसे बढ़िया सर्जन्स होते हैं वही अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं। माइक्रो सर्जरी अब इतना ज्यादा नहीं की जाती है क्योंकि आईवीएफ और भी बहुत सारी फर्टिलिटी के इश्यूज को ओवरकम कर लेता है। कोई भी सर्जरी कराने से पहले आपको हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करना होता है और ओवेरियन टेस्टिंग करनी होती है रिजर्व के लिए। अगर हस्बैंड एजोस्पर्मिक है तो या मतलब बिल्कुल काउंट नहीं है या बहुत कम है, उन केसेस में माइक्रो सर्जरी कराने में सफलता नहीं मिलती है और कंसीव करने का चांस भी आपका कम होता है। अब अगर सर्जरीज की बात करें, मोस्ट कॉमनली अभी भी जो की जाती है वो होता है स्टरलाइजेशन रिवर्सल। कई यंग औरतें होती हैं, जैसे इंडिया में भी 20, 25, 30 साल के बीच के अंडर जो होती हैं, 2 बच्चों के बाद बच्चा अपने बच्चेदानी ट्यूबें बंद करवा लेती हैं। किसी कारणवश अगर एक बच्चे की डेथ हो जाती है, अगर वापस से शादी वगैरह की जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो उनका डिजायर होता है कि उनको और बच्चा चाहिए। उस केस में उन लोगों को रिवर्सल ऑफ स्टरलाइजेशन करना पड़ता है। अगर अच्छे हाथों से किया जाता है तो रिवर्सल ऑफ स्टरलाइजेशन का सक्सेस रेट 45 से 50% तक आता है। इसके लिए जरूरी है कि पेशेंट की एज 30 से लेस हो, रिजर्व उसका अच्छा हो। स्टरलाइजेशन मोस्टली लैप्रोस्कोपिक क्लिपिंग या के साथ की जाती है, तो उनका रिजल्ट बेटर रहता है बजाय इसके जिसमें पेट काट के ट्यूब का एक लेंथ काटा जाता है। डिपेंड सक्सेस इस पे करता है कि पोस्ट सर्जरी उसका किस तरीके से स्पेल आया है कि नहीं, लेंथ कितनी रह गई है और किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। बढ़िया हाथों में 45 से 50% तक का सक्सेस रेट आता है एंड स्पेशली यंग फीमेल्स के लिए। दूसरी होती है डिस्टल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ट्यूब का पीछे वाला पार्ट अगर बंद है तो आपको क्या करना होता है। क्राइटेरिया सब जगह एक ही है, यंग फीमेल है, माइल्ड डिजीज है और साथ में कोई और एसोसिएटेड फैक्टर इनफर्टिलिटी का नहीं है, तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। ट्यूबल प्रॉक्सी जो डिस्टल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि आखिरी वाला ट्यूब का पार्ट जो पेट में खुलता है, अगर उसका प्रॉब्लम होता है तो आप क्या सर्जरी करवा सकते हैं। अगर डिजीज माइल्ड है, यानी कि थोड़े बहुत एडिशंस हैं, लैप्रोस्कोपी की तरह आप आराम से इन एडिशंस को निकाल सकते हैं और आपका सक्सेस रेट भी 50-60% आ जाता है। अगर डिजीज माइल्ड से 3 पार्ट में डिवाइड होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड यानी कि सिर्फ एडिशंस हैं, मॉडरेट यानी कि बच्चेदानी का रास्ता बंद नहीं हुआ है, ट्यूब का रास्ता बंद नहीं हुआ है पर एडिशंस उससे ज्यादा है, और तीसरा ट्यूब बिल्कुल बंद है और साथ में बहुत ज्यादा एडिशन है। सीवियर में तो आपको ट्यूब खुलवाने का कोई मतलब नहीं है। मॉडरेट में भी अगर आपने ओपन किया है और अच्छे से पेटेंसी आई है तब भी सक्सेस रेट 30-40% से ऊपर नहीं जाता है, और सीवियर के केस में आप खुलवा भी लेते हैं तो एक्टोपिक होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं लेकिन कंसेप्शन का चांस इंक्रीज नहीं होता है। सर्जरी के बाद भी मैक्सिमम आपको 2 साल तक वेट करना होता है, और अगर आपको मैक्सिमम प्रेगनेंसी फर्स्ट ईयर ऑफ उसमें हो जाती है। माइल्ड में आप 2 साल तक वेट कर सकते हैं, मॉडरेट और सीवियर में अगर 1 साल में आपको बच्चा नहीं ठहरता है तो आपको आईवीएफ की तरफ देखना होता है। अब इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि ट्यूबें सूजी होती हैं जिनको हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहता है। उस केस में प्रोबेबली शायद हम आपकी ट्यूब्स ओपन नहीं कर पाए, लेकिन अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है, ट्यूब सूजी होती है, तो वो खराब पानी भेजती है जो बच्चे को बच्चेदानी के अंदर टिकने नहीं देता है। ऐसे केसेस में ट्यूबों को हम लोग ब्लॉक करते हैं ताकि ये पानी आना बंद हो और आपका कंसीव करने का चांस इंक्रीज हो।
दूसरी चीज होती है प्रॉक्सिमल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ट्यूब का वो पार्ट जो बच्चेदानी के अंदर खुलता है, अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन आए तो क्या करना चाहिए। डिस्टल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन में तो वैरायटी होती है कि प्रॉब्लम माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। प्रॉक्सिमल या तो होती है या तो नहीं होती है। 40 to 50% लोगों में अगर HSG बताता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, उन लोगों में ऑब्स्ट्रक्शन निकलती नहीं है। तो अगर हम लोग हिस्ट्रोस्कोपिक कैनुलेशन वगैरह करते हैं, उसके थ्रू हम इन ऑब्स्ट्रक्शंस को ओपन कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपिक कैनुलेशन की भी सक्सेस 40 से 50% होती है और क्राइटेरिया यही होता है फीमेल की एज, कोई और एसोसिएटेड फैक्टर तो नहीं है, और ऑब्स्ट्रक्शन कितनी ज्यादा है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत सीवियर हो, जिसको हम लोग SIN कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह कहते हैं, उन केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन खोलने का कोई मतलब नहीं है, आपका सिर्फ एक्टोपिक होने का चांस ही इंक्रीज होता है। तो अगर ऐसे कंडीशंस हो जिसमें दोनों साइड का ब्लॉक हो, आपको सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर आपको प्रॉक्सिमल में भी खोलने के बाद आपकी ट्यूब नहीं खुली है या स्टरलाइजेशन की करने के 2 साल तक भी आपको बच्चा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF एक टेक्निक है जिसके थ्रू आपको बच्चा हो सकता है। IVF में अगर फीमेल की एज 35 से ऊपर है, ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर है, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, अगर आप एक ही बच्चा चाहते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा नहीं है, तो आप IVF के थ्रू जा सकते हैं। IVF का सक्सेस रेट भी बेटर है और नई तकनीकों द्वारा जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट, लेजर असिस्टेड हैचिंग, आपको एक बहुत बढ़िया सक्सेस रेट भी मिलता है। जो पहले हम लोगों को एक्टोपिक वगैरह के चांसेस होते हैं, वो भी IVF के थ्रू हम लोग लेस देन 2% आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो IVF एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपको ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है और आप एक चाइल्ड डिजायरस हैं। तो अगर आपका ट्यूबल ब्लॉक है, सबसे पहले तो आप चेक करिए कि किस लेवल का ब्लॉक है, क्या कारण से वो ब्लॉक है, और उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको सर्जरी करवानी है या आपको IVF के लिए आगे बढ़ना है। इंदिरा IVF में हम लोग हर प्रकार की सर्जरी और हर प्रकार के IVF की हर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छे सक्सेस रेट के साथ बहुत ज्यादा ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के कपल्स को हमने आज तक पेरेंटहुड की तरफ लेके गए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है और आप हमसे कुछ बात जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे, ताकि आपको मदद मिले एक अपने लिए बेटर चॉइस बनाने के लिए। ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी लाइलाज नहीं है, इसका बहुत तरीकों से इसका इलाज किया जा सकता है। आज भी इंडिया में ये बहुत कॉमन है। एक तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, और उसके बाद आपको देखना है कि आपको क्या इलाज करवाना है। अगर आपको कोई भी और क्वेरीज हैं तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।